अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर या इसे स्ट्रक्चर फैक्टर भी कुछ जगह लिखा होता है। तो शुरू करते हैं कि इसमें क्या होगा, कैसे मालूम करेंगे, इसका मकसद क्या होता है। तो टॉपिक है मेरे पास एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। अब क्या है कि जनाब जो ब्रैग्स और लुई ने जो डायफ्रैक्शन कंडीशंस बताई वो थी एक्सरे की स्कैटरिंग से, कि भाई क्रिस्टल में से एक्सरे स्कैटर करेगी। अब वो जो स्कैटर करेगी वो असल मुद्दा आ गई। अब बात उस जानिब जा रही है कि वो जो पॉइंट होंगे जहां से हम कहेंगे स्कैटरिंग सेंटर है, वो हम कहेंगे वो अरेंज होंगे स्पेस लेटस में। मतलब अब डिटेल में समझ लेते हैं। अगर हम के एक्सरे गई तो अगर वो स्कैटर हो सकती है तो इलेक्ट्रॉन आपका स्मॉलेस्ट स्कैटरिंग सेंटर मुमकिन है। ठीक है। अब या इसका मतलब जो डाइफ्रैक्शन कंडीशंस हमें बताई गई, आइडियली वो इसका मतलब वो जो लेटेस्ट पॉइंट था वो लेटेस्ट पॉइंट आप किससे ऑक्यूपाई होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन से, स्मॉलेस्ट पॉसिबल। हम ये बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपके पास वो लेटेस्ट पॉइंट आ गया जो आइडियली जहां से स्कैटरिंग डायफ्रेक्शन यानी एप्लीकेबल होनी चाहिए, डायफ्रैक्शन कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए। अच्छा, अब ये रियलिस्टिक सिचुएशन तो नहीं है। क्यों? आगे चलते हैं। क्योंकि आपके पास एक लेटेस्ट पॉइंट पे तो एक एटम में ढेर सारे एटम और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपके पास जो एक्सरे की वेवलेंथ थी जब वो डायफ्रैक्शन में जाएगी तो वो एटॉमिक डायमेंशन की है। तो एक्सरे डिफरेंट पोजीशन के एटम से जब निकलेगी तो वो सारी इन फेज नहीं होगी। सादा सादा लफ्जों में बताऊं क्या मतलब है कि एक एटम में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है। अब वो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन में अगर मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन से डायफ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन किधर, कोई इलेक्ट्रॉन किधर, कोई इलेक्ट्रॉन किधर, तो वो जो अब स्कैटर होके निकलेगी एक्सरे वहां से, वो वहां से सारी इन फेज तो नहीं होगी। कोई किसी जगह से गई, कोई पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइफ्रैक्टेड वे बीम है, आपकी वेव है, उसका अगर आप सम ऑफ टोटल एम्पलीट्यूड देखो वो इक्वल नहीं होगा जी नंबर ऑफ स्कैटरिंग फ्रॉम अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। यानी आपके पास क्या जनाब कि आपके पास एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनमें से जी नंबर के साथ स्कैटरिंग हुई है, जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां से स्कैटरिंग हो रही है, तो वो जो अब आपके पास जवाब आएगा उन सारों को जमा करने से वो उसके बराबर नहीं होगा जो डाइफ्रैक्टेड वेव्स की एम्पलीट्यूड आ रहा है उसका सम करने से। और सादा लफ्जों में समझते हैं कि क्या मतलब इस बात का। तो आमतौर पे ये जो टोटल हम एम्पलीट्यूड लेते हैं वो लेस होता है उससे जब आप जी टाइम स्कैटरिंग देखते हैं कि आपके पास हर सिंगल इलेक्ट्रॉन जी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। यानी मिसाल के तौर पे 6 ले लो, तो 6 इलेक्ट्रॉनों से स्कैटरिंग हुई। अब वो हर स्कैटरिंग की वैल्यू को आप अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जवाब नहीं आएगा जो आपका डायफ्रैक्टेड टोटल एम्पलीट्यूड आपने सम किया है डायफ्रैक्टेड बीम्स का। तो आपके पास इसका मतलब क्या हुआ कि सम टोटल जो एम्पलीट्यूड है स्कैटर्ड वेव्स का जो इलेक्ट्रॉन से हुई है एक एटम के अंदर, तो वो जो क्वांटिटी होगी वो कहलाएगी एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, जिसे हम एफ से जाहिर करेंगे। अच्छा, एक ना यहीं से मैं बता देता हूं कि जब लफ्ज आ जाए एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर तो हम ये एक एटम के अंदर की डिस्कशन कर रहे हैं। अब एक एटम में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन होंगे, ओके की बात। और अगर मैं एक यूनिट सेल का लफ्ज यहां पे लिख दूं तो फिर वो ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर हो जाएगा। तो अब आपको फर्क पता लग गया, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर में एक एटम होगा, ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर में एक यूनिट सेल होगा। तो वो अगला टॉपिक हमारा आएगा जिसमें हम ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो फिलहाल तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है। तो एक एटम के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड होने वाली वेव्स के एम्पलीट्यूड को सम करते हो तो वो जो क्वांटिटी होगी वो क्या कहलाएगी? एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। उसे आप एफ से जाहिर करोगे। तो अब तक के मुद्दे से आपके जहन में क्या कहानी बनी? आपके जहन में आ रहा है कि भाई एक्सरे ने डाइफ्रैक्शन होना है और सिर्फ एक एटम, वन एटम के अंदर की हम ये स्कैटरिंग स्टडी कर रहे हैं। अब वो वन एटम के अंदर भी अब इलेक्ट्रॉन ही होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो स्कैटरिंग सेंटर है मेरे पास, अब वो इलेक्ट्रॉन भी ढेर सारे हैं। आपके पास एक्सरे आई, एक किसी इलेक्ट्रॉन से टक्कर खाई, किसी इलेक्ट्रॉन से टक्कर खा के डाइफ्रैक्ट हो गई।
जब वो डाइफ्रैक्ट हुई तो वो इन फेज भी नहीं थी आपके पास। इसका मतलब आप सादा सादा काम नहीं कर सकते कि भाई एक एटम से 6 डाइफ्रैक्शन हुई हैं, उन 6 का आप 6 डाइफ्रैक्शन को मल्टीप्लाई 6 करो तो जो जवाब आएगा वो जवाब उससे कम होगा। इसका मतलब जब आप एम्पलीट्यूड स्कैटरिंग का सम करते हो और इंडिविजुअल स्कैटरिंग का सम करते हो तो वो जवाब बराबर नहीं आता। यही चीज बेसिक अब तक हमने समझी है और हमने कहा कि ये जो आप टोटल एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड वेव्स जो इलेक्ट्रॉन का सम कर रहे हो एक एटम के अंदर, ये चीज क्या कहलाती है? एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर कहलाती है और इसे हम छोटे एफ स्मॉल एफ से जाहिर कर रहे हैं। ओके होगी बात? अच्छा आगे चलते हैं। अब जो ये जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम यानी कहेंगे कि एक तरह से ये सिंगल एटम जो है, यानी एक एटम की बात हो रही है, मैं फिर कह रहा हूं, तो ये उसकी स्कैटरिंग पावर ऑफ दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन है। बात समझ आई कि ये एक तरह से स्कैटरिंग पावर बताता है एक सिंगल एटम की, जो किसकी मदद से बताएगा? यानी स्कैटरिंग पावर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन के रिलेशन से बताएगा। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? हम इसको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से समझेंगे कि आपके पास एफ का फार्मूला अगर पूछा जाए कि एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर का फार्मूला बताओ, तो आप कहेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड फ्रॉम एन एटम, यानी पूरे एटम से जो रेडिएशन स्कैटर होके आ रही है उनका एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन, यानी एक पॉइंट इलेक्ट्रॉन से आपकी जो रेडिएशन स्कैटर्ड हुई उसके एम्पलीट्यूड की जो रेशियो उठाओगे आप, तो वो चीज आपकी एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर कहलाएगी। बात समझ आ गई कि भाई आपके पास अब आपने दो चीजों की रेशियो देखनी है कि एक एटम से जितनी रेडिएशन स्कैटर्ड हुई उनका एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन से जो रेडिएशन स्कैटर्ड हुई उसका एम्पलीट्यूड, इसकी रेशियो उठा लो तो आपको एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर मिल जाएगा, यानी सादा लफ्जों में कहें तो स्कैटरिंग पावर मिल जाएगी सिंगल एटम की। ओके होगी बात? अब जरा इसकी डेरिवेशन की जानिब चलते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि जो स्कैटरिंग हो रही है एटम से, ये हम इसमें न्यूक्लियस को डिस्कस ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस, क्योंकि न्यूक्लियस इतना हैवी होता है कि आपके पास उसमें ऑसिलेशंस नहीं आएंगी, यानी आपके पास वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में तो बेहद गुना ज्यादा भारी है, तो हम इसलिए उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे। तो अब आपके पास इसका मतलब एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर का जब ये मुझे डिस्कशन करनी है तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करूंगा। इलेक्ट्रॉन किस सूरत में होंगे? हम मानेंगे वो क्लाउड बनाए हुए हैं, एक चार्ज क्लाउड है जो एटम के अंदर है, जो स्फेरिकल शेप के अंदर वहां पे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक हो गया? तो इसका अंदर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की और न्यूक्लियस उसका सेंटर है। अच्छा जी, तो अब क्या है जनाब कि आपके पास अगर हम कहें कि जो पाथ डिफरेंस आएगा स्कैटर्ड वेव्स के बीच में, जैसे आप यहां पे एक सिचुएशन देख सकते हो, आपको यहां से समझ आ जाएगा कि आपने एक वेव आई, यहां से आपकी बीम आई, ये सेंटर से हिट करके वापस चली गई और उससे थीटा एंगल आते वक्त थीटा एंगल जाते वक्त, अब आपने पूरे सफियर को नहीं लिया, एक छोटा सा पैच ले लिया है। ठीक है? तो अच्छा, तो वो जो छोटे से पैच से स्कैटर्ड होके जा रही है वो आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। एन यहाँ पे आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्कैटरिंग वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? तो अब यही चीज यहाँ पे लिखी होगी कि स्कैटरिंग वेव जो आपने सेंटर से देखी, यानी दिस पॉइंट से, ये पॉइंट इलेक्ट्रॉन जो सेंटर पे है और एक वॉल्यूम ले लिया डीवी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये कितनी दूर है हमारे सेंटर से? डेट इज आर। ठीक है? और से आप कह सकते हो इसका जो आर सेंटर से है आर एन डिस्टेंस है, यानी आपके पास एन क्या है? स्कैटरिंग नॉर्मल के तौर पे देखा जाता है। फेज डिफरेंस, ये चीज हमने लुई इक्वेशन में ड्राइव की हुई है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। तो अगर आपने वो टॉपिक समझना हो कि ये कैसे नॉर्मल बनता है, तो वो लुई इक्वेशन में हमने ये ड्राइव किया हुआ है, ये बना के समझा हुआ है, ज्योमेट्रिकली भी मैथमेटिकली भी इस चीज को समझा हुआ है। तो अगर आपसे कहा जाए सादा, इस तस्वीर से भी बड़ा अच्छा समझ आ रहा है कि आपकी ये ऊपर वाली स्कैटर्ड वेव नीचे वाली स्कैटर्ड वेव में अगर मैं पाथ डिफरेंस कहूं तो आपको एक ट्रायंगल सी नजर आ रही होगी। तो आर वेक्टर और एन वेक्टर अगर आप डॉट लेते हो तो ये इसकी प्रोजेक्शन कराई हुई है आपने आर डॉट एन, तो ये मेरे पास क्या इंडिकेट करेगा? पाथ डिफरेंस इंडिकेट कर देगा कि भाई ये इजाफी फासला है जो इसको तय करना पड़ रहा है। तो अब आप जानते हैं फेज डिफरेंस ओवर 2 पाई बराबर होता है पाथ डिफरेंस ओवर लैम्डा के। तो अगर मैं इसे फेज डिफरेंस की टर्म में बताना चाहूं तो फाई बराबर आ जाएगा 2 पाई लैम्डा आर क्रॉस एन। फाई अब आपको यहां पे दिख रहा है, दिस इज अ फाई। ओके होगी बात?
तो अब अगर हम कहें कि ये जो ट्रैवलिंग वेव है, यानी अगर हम कहें कि जो स्कैटर्ड वेव जा रही है तो ट्रैवलिंग वेव की सूरत में जाहिर करो, तो हमने पढ़ा हुआ है इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर योटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे जो एक्स होता है वो क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है जो n2 के लॉन्ग कवर होगा। के यहाँ पे वेव नंबर होता है, चूंकि इलास्टिक स्कैटरिंग मानेंगे तो के जितना शुरू में होगा उतना ही बाद में होगा, तो इसलिए उसकी ज्यादा टेंशन नहीं है। तो स्कैटर्ड वेव आपके पास जो होगी, अगर मैं कहूं इस वॉल्यूम की बात करो, वॉल्यूम एलिमेंट की डीवी, यहां की जो डेंसिटी होगी दैट इज रो। तो आपको होगी चार डेंसिटी जो उसकी होगी रो होगी, तो हम कहेंगे वो इन फेज है, किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर फाई। तो ये आपको फाई दिख रहा है। तो अब आपके पास यानी जो फेज डिफरेंस बनेगा, यानी ऊपर वाली स्कैटरिंग वेव और नीचे वाली स्कैटरिंग वेव में जो फेज डिफरेंस आया फाई, और अब आपको उस फाई की वैल्यू भी पता है 2 पाई ओवर लैम्डा आर डॉट एन। तो जनाब अब अगर मैं कहूं कि आपके पास स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड बताएं जी, जो आपने चार रोड डीवी में देखा है, तो वो सेम डायरेक्शन में है जो आपके पास यहां से हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो सेम प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द जिस फैक्टर जो फेज फैक्टर आएगा ई की पावर योटा फाई। लास्ट लेक्चर में हमने फेज फैक्टर वाला टॉपिक पढ़ा था जिसमें एम्पलीट्यूड स्कैटर को डिस्कस किया था। तो जनाब अब आपके पास ए नॉट बराबर आ जाएगा ई की पावर योटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो असल में वेव जा रही थी, प्लस योटा फाई, यानी ये फेज फैक्टर भी इसमें ऐड हो गया, रो डीवी आ गया। तो जनाब आगे चलते हैं। अब आपके पास सिचुएशन में क्या बन रहा है कि मुझे तो रेशो चाहिए, मुझे तो एफ निकालना है। किस चीज की रेशो, एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन जो स्कैटर्ड होगी मेरे चार्ज एलिमेंट से और सिंगल इलेक्ट्रॉन से जो ओरिजिन पे होगा। तो आपके पास दोनों वैल्यूज मालूम है, आपने ऊपर वाली एम्पलीट्यूड भी निकाल लिया, नीचे वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन का भी निकाल लिया। रेशियो उठाएंगे ए नॉट से कट जाएगा, ये चीजें कट के ई की पावर योटा फाई रो डीवी बच गया। अगर मैं कहूं ये तो मेरे पास इस वॉल्यूम एलिमेंट के लिए आया, मुझे होल वॉल्यूम के लिए चाहिए, तो इंटीग्रेट कर देंगे होल वॉल्यूम पे, तो ये आपके पास इस तौर पे होल वॉल्यूम के लिए लिखा जाएगा, वी है वॉल्यूम ऑफ द एटम है। अच्छा जी, अब इसका मतलब इस इक्वेशन में मुझे कुछ वैल्यूज चाहिए, मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, मुझे फाई की वैल्यू चाहिए, मुझे डी वी की वैल्यू चाहिए, तो ताकि मैं होल एटम के लिए देख सकूं स्कैटरिंग फैक्टर। तो हम कहेंगे कि आपके पास चूंकि स्फेरिकल सिमेट्री थी, तो रो जो है वो फंक्शन ऑफ आर है, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है तो रो को भी बीच में कहीं ना कहीं तो लगाना होगा, तो मानना है कि वो फंक्शन ऑफ आर है। अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट यूज करता हूं, तो आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट में रेडियस देखो आर साइन फाई आ जाएगा, विड्थ आर डी फाई आ जाएगा, थिकनेस डी आर आ जाएगी। तो जब मैं वॉल्यूम एलिमेंट लूंगा 2 पाई से मल्टीप्लाई करके इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, यानी यहां पे डी वी की वैल्यू लगाने के लिए मैंने कैलकुलेशन कर ली पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए। अब फेज डिफरेंस ऊपर निकाला था आपने 2 पाई ओवर लैम्डा आर डॉट एन, और आप इसे डॉट अगर खोल देते हैं तो आर एन कॉस फाई लिखा जा सकता है। फिर हमने लुई इक्वेशंस में पढ़ा था कि एन बराबर है किसके, 2 साइन थीटा के, वो वैल्यूज लग गई यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 लिखा जा सकता है, वो तो वैल्यूज प्लेस करते हैं। तो अच्छा अब आपके पास इक्वेशन 1 में देखो फाई की वैल्यू भी है, डी वी की वैल्यू भी है, तो क्या ये दोनों वैल्यूज ए और बी की सूरत में लगाई जा सकती हैं 1 में? वो मैंने कलर हाईलाइट करके लगा दिए कि भाई एक तरफ मैंने फाई की वैल्यू लगा दी है और एक तरफ मैंने डी वी की वैल्यू लगा दी है। अब चीजें थोड़ी सी बस आपने एडजस्ट करनी है कि ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4 पाई ओवर लैम्डा, साथ में साइन थीटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस सारे को म्यू लिखा जा सकता है, तो वो मैंने इस सूरत में यहाँ पे लिख दिया। अब ये डबल इंटीग्रल आ गया आपके पास, क्यों? क्योंकि आपके पास दो चीजें वेरिएबल हैं, आर और फाई। तो आर आपके पास, इसका मतलब अगर मैं इसको पहले फाई के लिहाज से इंटीग्रल कर लेता हूं, तो ये यहाँ पे जो जो चीजें फाई पे डिपेंडेंट थी उसको मैंने लग करके लिख दिया कि फाई 0 से इंफिनिटी है, वो सारा फैक्टर लिख के तो जवाब आ जाएगा 2 साइन म्यू आर ओवर म्यू आर। ये वैल्यू उठा के इस जगह लगाया जा सकता है, इसका जवाब तो वो इस सूरत में लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब देखो कुछ चीजें बच जानी है। क्यों? आपने यहाँ से देखो क्या क्या उठाया, ई आई यू म्यू आर कॉस फाई उठाया था, फिर आपने साइन फाई डी फाई उठाया था, छोड़ा क्या था पीछे, रो छोड़ा था, 2 पाई आर स्क्वायर और डी आर छोड़ा था, ठीक है। अब यहाँ से 2 साइन म्यू आर ओवर आर आया, तो जो 2 आया साथ में वो 2 से मल्टीप्लाई करके 4 पाई आर रो आ गया, साइन म्यू आर ओवर आर इंटू डी आर आ गया, यानी ये वैल्यूज यहाँ पे आपने प्लेस कर दी। तो ये इक्वेशन 2 बन गई। ये एक तरह से जर्नल एक्सप्रेशन बन गया एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर का।
ये अब इसमें सबसे जो अहम बात है कि ये आपने एक फ्री एटम के लिए कैलकुलेट किया जिसको किसी केमिकल बॉन्डिंग में नहीं था, मगर चूंकि चार्ज स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वर्क कर रहा है तो आपके पास ये एक्चुअल क्रिस्टल पे भी ये फार्मूला आपका लागू हो जाता है, उससे भी रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो जनाब, ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर देखा, जो एक्सरे आएगी अगर सिंगल एटम को हम स्टडी करें, एक एटम को, तो उसमें जो स्कैटरिंग होगी तो वो आप जो जिस फार्मूले से कैलकुलेट करोगे वो आप इस फार्म देख सकते हो, 4 पाई r स्क्वायर रो साइन म्यू r ओवर r इंटू डी आर के तौर पे। इससे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। कल जो हम पढ़ेंगे वो होगा ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर, उसमें यूनिट सेल आ जाएगा। अब आप जानते हैं यूनिट सेल में एक से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं, तो ये एक फर्क आ जाएगा आपके पास कि एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर और ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर के अंदर। तो ना, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।